students, welcome back with Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, now we will finish our topic French Revolution with the fourth part. In 3 parts we have done many more things. Now in the last part, ठीक है, with coming ahead, yes, there were many issues in France. The first, you can say the last issue was the women and revolution. ठीक है, अब हम लोगों ने जो है थर्ड पार्ट में क्या मेनली रीड किया? थर्ड पार्ट में हमने रीड किया कि वुमेन जो थी वो एक्टिवली पार्ट ले रही थी, अभी भी ले रही थी और पहले भी ले रही थी, मीन्स कि बट उनका मेन इशू क्या था कि उन्हें सोसाइटी में वैल्यू नहीं मिल रही थी। अब जो मैन थे उनके हस्बैंड से वो तो आर्मी में चले गए थे, अब आर्मी में वो चले गए थे तो पीछे से घर को चलाने के लिए, अपनी लिविंग चलाने के लिए, बच्चों को भी देखभाल करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू करा? अर्न करना शुरू करा। तो अब पीछे फैमिली मेंबर को भी देख रेख करना था। तो जब वो सारा काम वो कर ही रही थी बट उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो वो क्या कह रही थी? मतलब वो ये कह रही थी वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सोसाइटी इन एवरी वर्क बट देयर इज नो एनी रिकॉग्निशन। तो एक रिकॉग्निशन के लिए फाइट कर रही थी। ठीक है, अब उन्हें क्या चाहिए था कि जैसे मैन लोगों को क्या मिला हुआ है? राइट ऑफ वोट दिया गया है, मैन लोगों को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो वो भी इन्हीं चीजों की डिमांड कर रही थी। वो ये कह रही थी कि जैसे मैन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें राइट दिया गया है, उन्हें डिक्लेरेशन और वोटिंग राइट दिया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिए गए हैं, उन्हें डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, तो वो ये चाह रही थी कि हम भी एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं तो हमें भी ये सब राइट्स मिलने चाहिए। तो उनका मेन रीजन यही था कि जब वो घर से बाहर आकर काम कर रही हैं तो उन्हें भी एक क्या मिलना चाहिए? एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो अब रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने पहले तो फाइट करा, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी एजुकेशन की। अब वो लोग एजुकेटेड नहीं थे। एजुकेटेड कौन नहीं थे? अब आप ये सुनिए, एजुकेटेड कौन नहीं थे? जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो लोग अपनी डॉटर्स को एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन कौन दे पा रहे थे? जो नॉबल्स थे या जो वेल्दियर फैमिली से बिलोंग करते थे मेंबर्स, वो अपनी डॉटर्स को कॉन्वेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे थे। ठीक है, अब एजुकेशन वुमेन के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, समझ में आ गई बात को? एजुकेशन वुमेन के लिए उस टाइम में एक इंपॉर्टेंट बात था। एटलीस्ट वो ये कह रही थी एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो हम लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग कुछ वर्क कर सकें और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने हस्बैंड्स की एब्सेंस में अच्छी तरह से न्यूट्रिशन इनके दे सकें। ठीक है, तो वो एजुकेशन जो है लेना चाह रही थी। इसके अलावा वो और कौन से वर्क करती थी? डोमेस्टिक सर्वेंट्स थी, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो सेल करती थी। इसके अलावा वो सब काम करती थी। अब उनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम यही था कि वो जब मैन के इक्वल कमा सकती हैं तो मैन के इक्वल उन्हें रिकॉग्निशन लाइफ में, सोसाइटी में क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है, वो यही चाहती थी कि वो अगर लैंड पे एज अ लेबरर काम कर रही है तो उन्हें थोड़ा सा और ट्रेनिंग मिल जाए तो वो और ज्यादा क्या बन सकते हैं, जैसे कि आर्टिसन बन सके तो और ज्यादा अपनी बेसिक लिविंग जो है वो कमा सकती थी, और साथ में या कोई छोटा मोटा जो है अपने साथ लिविंग के लिए काम जो है वो खोल सकती थी। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? फिर पॉलिटिकल क्लब जो है वो ज्वाइन करना शुरू कर दिया। उस टाइम में एक सबसे मेन या सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब जो है वो ओपन हुआ था, दैट वाज 60 वुमेन्स क्लब। ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था, किसके लिए? वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन ने इस क्लब को ज्वाइन करना शुरू कर दिया।
में वुमेन जो है अपनी हर एक बात को डिस्कस करती थी। वो क्या कि जैसे कि एजुकेशन लेना अगर जरूरी है और ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, अगर है तो है क्यों, ठीक है। तो जितनी भी वुमेन थी मोस्टली सब ने ये क्लब जो है ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और अब उनका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रह गया था, फ्रीडम एंड स्ट्रगल। क्या था? फ्रीडम एंड स्ट्रगल। अब आप ये देखिए, आप जब भी कोई एक नया काम स्टार्ट करते हो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक स्क्रैप होता है, एक स्क्रैच होता है। जब आप कोई भी कार्ड स्क्रैच करते हो तो उसे कैसे स्क्रैच करते हो? स्टार्टिंग होता है तो आप लोगों को कितनी क्यूरियोसिटी होती है कि जब हम इस कार्ड को स्क्रैच करेंगे तो इसमें से क्या हमारा प्राइस निकल सकता है। तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे वुमेन का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था फ्रीडम एंड स्ट्रगल। तो वो यहाँ से स्टार्ट कर रही थी। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आपने एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है, वो अभी आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब आपने इतनी लंबा रास्ता तय करना है, इतनी बड़ी स्ट्रगल करनी है, तब ही आपको फ्रीडम मिल सकती है। इनके फ्रीडम कब मिलती है? जब आप बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हो। तो इसी तरह ही फ्रीडम लेने के लिए वुमेन ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, यानी कि अब जैसे क्लब भी उन्होंने ज्वाइन किए, अपने रिकॉग्निशन के लिए भी फाइट की कि हमें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। अगर हम मैन के इक्वल काम कर रहे हैं तो हमें रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल शुरू की। तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि कुछ लोग तो हमारी बात को सुनना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं भी सुनना चाहते। और इसी दौरान जो है, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें हमने देखा कि रेन ऑफ टेरर भी हुआ, ऐसे वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कई लोग ऐसे भी थे, मतलब जब वर्ल्ड वॉर का पीरियड सामने आया तो तब उन्हें लगा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन लोगों को, इनके वुमेन की बात को सुनना चाहते थे, ठीक है, उनके बारे में लिखना चाहते थे, पर लिख नहीं पाए क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो उनकी आवाज जो थी वो क्या हो गई थी? सुप्रेस हो गई थी। उनकी आवाज को क्या कर दिया गया था? सुप्रेस कर दिया गया था, यानी कि दबा दिया गया था। तो उनकी आवाज को क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ? अब किसी ने भी इनकी बात को नहीं सुना। अब वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग तो हो ही गई थी, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से उन्हें दोबारा से मेहनत करके सामने आना था। एक तरह से उनका जो था ना, ये दोबारा से स्टार्टिंग हो रही थी। पहले जो स्टार्टिंग हुई, फिर तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब तक वर्ल्ड वॉर चला तो उन्हें दोबारा से ये काम, इनके अपने फ्रीडम के लिए दोबारा से स्ट्रगल करना था। फिर से एक बार नई स्टार्टिंग हो रही थी। अब आप बिलीव करोगे कि उन्हें दोबारा से अपने राइट्स लेने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए कितने इयर्स लग गए थे? 100 इयर्स। कितने इयर्स लग गए थे उन्हें? 100 इयर्स। अब 100 साल के बाद ही उन्हें क्या मिला? फ्रांस में 1946 में वुमेन गॉट राइट टू वोट इन फ्रांस। अब वुमेन को फ्रांस में राइट जो है 100 इयर्स की स्ट्रगल के बाद मिले थे। गॉट इट एवरीवन? अब ये तो हुई हमारी किसके बारे में बात? वुमेन के बारे में, वुमेन और उनके रेवोल्यूशन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब ये क्या नया सिस्टम है? इसके लिए आपने ये 3 नेम्स जो है वो जरूर याद रखने हैं। यू हैव टू लर्न दीज 3 नेम्स very because these 3 names are very important. The first one is Martinique, second one is Guadeloupe, third one is San Domingo. First name क्या है? Martinique, Guadeloupe and San Domingo. अब ये 3 persons कौन थे? ये 3 persons थे suppliers of tobacco, salt, sugar, coffee, इंडिगो एक्सेट्रा। अब ये सप्लायर्स थे, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते थे? ये किडनैप करते थे निग्रोज का। निग्रोज यानी के ब्लैक मैन,
यानी कि ब्लैक मैन था। अब ये लोग क्या करते थे, ये ब्लैक मैन को किडनैप करके एक कार्गो में बांध के उन्हें 3 प्लेसेस पे जो है वो मूव करवाते थे उनसे। जैसे कि अब आप ये ट्रायंगुलर स्लेवरी एक वहां उस टाइम में सिस्टम चला था। जैसे कि अफ्रीका से स्लेव को उन्होंने बांधा, ठीक है, किडनैप किया। उसके बाद वहां पे अमेरिका में लेके गए, अमेरिका पे वहां पे उन्होंने प्लांटेशन या जो भी काम करवाना था वो करवाया। उसके बाद वहां से शिफ्ट किया यूरोप में, यूरोप से फिर अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, मतलब अफ्रीका से जो है वो स्लेव्स आते थे, क्योंकि निग्रोस जो ब्लैक मैन है ना वो अफ्रीका से ही मिलते हैं। और ब्लैक मैन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी से ही ब्लैक होना, शक्ल से ब्लैक दिखना, क्योंकि वो लोग जो होते हैं मस्कुलर मैन होते हैं, उनकी बॉडी काफी हार्ड होती है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो सारे के सारे काम बहुत इजीली कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बांध कर रखते थे उन्हें और उसके बाद उन्हें 3 जगहों में इनके ट्रायंगुलर बेस बनाया हुआ था, ठीक है। जैसे उन्हें अफ्रीका से उठाया, अमेरिका ले गए, अमेरिका से यूरोप, तो इस तरह से ये इनका ट्रायंगुलर सिस्टम जो है चलता था। अब जब इनके साथ स्लेवरी तो था ही, इनके अब ये स्लेवरी सिस्टम तो था, ये लोग घर के जो ये ब्लैक मैन थे ये घर के काम तो करते ही थे, स्लेव तो थे ही थे। इसके साथ साथ वो क्या करते थे, उन्हें प्लांटेशन ऑनर्स को सेल कर देते थे। यानी कि प्लांटेशन ऑनर्स जो है वहां पे अपने टोबैको, सॉल्ट, शुगर और कॉफी, इंडिगो के लिए भी इन्हें क्या करते थे, प्लांटेशन करने के लिए जो है इन्हें यूज करते थे, क्योंकि इन्हें बहुत मतलब बिना पैसा खर्च किए जो है इन्हें मिल जाते थे, ठीक है। तो इन सब बातों से अब एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने, हम सबको पता है कि साउथ अमेरिका में एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा होती है। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रीकल्चर करने के लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही ये निग्रोस को क्या करा जाता था, किडनैप किया जाता था और वहां पे एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था। तो ऐसे ही निग्रोस के पास जो है, निग्रोस को प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर देते थे। उसके बाद क्या हुआ, 18th सेंचुरी में स्लेवरी सिस्टम को लेके क्रिटिसिज्म होने लगा और 1794 में कन्वेंशन पास हुआ जिसमें स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए, यानी कि स्लेव्स को फ्री करने के लिए जो है एक कन्वेंशन पास हुआ। 1794 में कन्वेंशन पास हुआ जिसमें स्लेव्स को फ्री करने का एक पॉइंट उठाया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, तो अब 1794 में जिसमें सारे स्लेव्स को फ्री करने का लॉ पास हुआ था, तब स्लेवरी जो है वो बैन हो गई थी। बट नेपोलियन बोनापार्टे ने इसे दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। किस इंट्रोड्यूस किया, स्लेवरी को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे ने दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। जब एक बार स्लेवरी बैन हो गई है, बंद हो गई है, तो इसे इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने लिए इसे दोबारा से इंट्रोड्यूस किया। वो क्यों, क्योंकि वो दोबारा से उसने अपने आप को 1804 में अपने आप ही फ्रांस का अपने आप मतलब खुद ही अपने आप ही एक अपने आप को क्या कर लिया था, किंग डिक्लेयर कर दिया था, अपने आप ही उसने क्राउन पहन लिया था। तो अपने आप ही उसने एक स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर दी। बट लोगों को पता था कि अब हम स्लेवरी जो है ज्यादा, फ्रांस के लोगों को पता था हम स्लेवरी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इससे क्या फ्रांस के खत्म होने का पूरा चांस था। इसलिए 1848 में अबोलिशन ऑफ स्लेवरी का जो है एक्ट पास हुआ। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी के एक्ट में क्या था कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को ये राइट नहीं था कि वो किसी को भी अपना स्लेव बना के रख सके, अपने अंडर रख सके। तो 1848 के एक्ट के तहत क्या था, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी हो गया, ठीक है। अब ये तो बात हुई थी अबोलिशन ऑफ स्लेवरी की, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब इतना स्ट्रगल हो ही चुका था, अब सारा इतना सारा स्ट्रगल हो गया, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी हो गया। अब देखिए अब इतना सारा स्ट्रगल हो चुका था, वुमेन ने भी रेवोल्यूशन किया,
और पॉलिटिकल क्लब भी बन गया, और इसके साथ साथ लुई 16 भी खत्म हो गया, और जैसे कि लीडर जैकोबियन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो भी आया और वो भी ग्लूटन हो गया। तो इसके बाद एक और मेन चीज क्या हुई थी, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स की। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स का क्या अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, अब जब इतना सारा स्ट्रगल हो गया था तो डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स सामने आया, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी ये देखा था कि इससे पहले कंपेयर किया था, जब लुई 16 था ना, तो उस टाइम में सेंसरशिप था। सेंसरशिप यानी कि कुछ भी अगर काम करना पड़ता था, कोई आर्टिकल पब्लिश करना है, कोई भी न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश करना है, तो लुई 16 की परमिशन के बिना जब तक वो सेंसर नहीं करता था तो वो नहीं पब्लिश हो सकता था। बट जब डेक्लेरेशन ऑफ राइट हो गया तो लुई 16 जब खत्म हो गया तो उसका रूल थोड़ा ना चलता, तो सेंसरशिप जो है वो खत्म हो गया, नो सेंसरशिप था। उसके बाद लोगों को मिला फ्रीडम ऑफ प्रेस। उसके बाद क्या आया, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब सेंसरशिप नहीं था तो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, इनके इसमें अब कोई भी आर्टिकल जो था हम वहां पे क्या कर सकते थे, पब्लिश कर सकते थे। अब इस तरह का फ्रीडम मिला कि लोगों को पता चल गया कि अब नेपोलियन, अब लोगों को पता चल गया कि हम लोग अपनी आवाज को प्रेस के थ्रू, अपनी आवाज को प्रेस के थ्रू जो है हम लोगों तक और पहुंचा सकते हैं। अब लोगों को पता चल गया था कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप ही क्राउन पहन लिया था, वो अपने आप ही राजा बन गया था, ठीक है। अब वो क्यों किया कि मिलिट्री डिक्टेटर था, मिलिट्री डिक्टेटर होने की वजह से वो क्या था, काफी रिजिड और स्ट्रिक्ट था और डिसिप्लिन्ड और को मानने वाला था, डिसिप्लिन पर्सन था, और लॉ जो थे वो जैसे कि मिलिट्री के लॉज होते हैं ना, वैसे ही लॉ जो है उसने फ्रांस में भी चलाना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो लोगों ने उसकी इस चीज को पसंद किया, उसके इस डिसिप्लिन को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, बट जब कोई ज्यादा ही रिजिड और ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसे लोग ज्यादा लंबे समय तक पसंद नहीं करते, तो उसे भी ज्यादा लंबे समय तक लोगों ने पसंद नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ, वाटरलू की एक लड़ाई में वो डिफीट हो गया 1815 में, एंड ही गॉट डेथ, वहीं पे वो खत्म हो गया, तो मार गया। अब इसके बाद अब आप लोगों ने देख लिया ना कि अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करा कि सारा कुछ अब हम लोगों ने इन 1, 2, 3 पार्ट्स में सब कुछ देख लिया कि अब इन 1, 2, 3 पार्ट्स में फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने ये देख लिया कि लुई 16 कैसे आया था। फिलोसफर्स के इन्फ्लुएंस से लोगों ने लुई 16 को कैसे उसको हॉस्टेज किया था और उसको कैसे ग्लूटन किया था। उसके बाद जो और जैकोबियन क्लब बना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कैसे आया, लोगों ने उसे खुद ही अपना लीडर बनाया, लोगों ने उसे कैसे ग्लूटन करवा दिया। इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट भी आया और वो भी कैसे लोगों ने उसे स्टार्टिंग में पसंद किया और उसके बाद वो भी क्या हो गया, एक तरह से उसे भी डिस्कार्ड कर दिया जाए। Okay students, this was all about French Revolution.